आज ही मेरा बात तुम नहीं काटो, हमारी बात को मानो। हमको लगता है कि उनको कुछ भविष्यवाणी पता था कि चिराग उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हम लोग तीनों भाई घरेलू भाषा में बात करते थे, तो बोले कि तू लड़ी हाजीपुर से। हम कहे कि भैया हम तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम दिल्ली जाके क्या करेंगे, और दिल्ली की राजनीति में कभी किया भी नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, भैया हमको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए, वो कहें कि नहीं आज तक तुम मेरा बात नहीं काटे हो। हम कहे कि नहीं आज ही मेरा बात तुम नहीं काटो, हमारी बात को मानो। हमको लगता है कि उनको कुछ भविष्यवाणी पता था कि चिराग उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ा और हाजीपुर के तमाम कार्यकर्ता यहाँ हैं। नामांकन के दिन है, जब पार्टी की स्थापना 2000 ईस्वी में यही रामलीला के मैदान में 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी का गठन हुआ था। उसके पहले हमारे बड़े भाई साहब जब दलितों पर, पिछड़ों पर, अकलितों पर जब अत्याचार बढ़ने लगा पूरे देश में, तो उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन किया था पटना के गांधी मैदान में। और उनका उद्देश्य था कि यदि दलितों पर कोई अत्याचार हो, पिछड़ों पर अत्याचार हो, या ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर हैं, उनको यदि कोई व्यक्ति सताने का काम करता है, उसके खिलाफ में पासवान जी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो उस गरीबों के हित की बात करते थे। उनका सपना था कि समाज में एकरूपता हो, समानता हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो। तो डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक पासवान जी थे, हम लोग भी आज है। लेकिन हमारे पिताजी, उस समय की बात है जब हम लोग 5 वर्ष 6 वर्ष के थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी की वाणी उनके दिमाग में बैठ गया कि शिक्षित बनो, संगठित हो। और वो हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर पंथ के अच्छे साधु थे, संत थे, कबीर पंथ के संत थे। और वो मरने के पहले हम लोगों से कहे थे कि बेटा यदि मैं मरूंगा तो तुम्हारे लाश को जलाना नहीं, अपने ज़मीन में दफनाना। हम लोगों ने वही किया, उनके नाम से अभी स्मारक बना हुआ सारवनी में। अभी मैं जुलाई में बड़े भैया का और छोटे भैया का मैं मूर्ति स्थापित करूंगा, उसमें पूरे देश के लोगों को मैं निमंत्रण दूंगा, पूरे देश के लोगों को। और आप लोग आके देखिएगा कि हमारा परिवार और मेरा घर कितना सुदूर देहात में था। उस समय हमारे गांव में सरकारी स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल, खानगी स्कूल था। और हम लोग चट्टी लेके, बोरा लेके स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। 2 नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए। आज पिताजी का देन है, एक घर से 3 लाल और तीनों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए। और 3 भाई में 2 भाई का लड़का, एक प्रिंस राज जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, और दूसरा चिराग पासवान। ये बात गिनीज बुक में लिखाने लायक बात है कि एक परिवार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 सांसद, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में नहीं हुआ होगा। लालू जी का परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है,
लेकिन अपना ब्लड नहीं है, कोई भातीजा है, कोई साला है, कोई पुतोह है, कुछ है, दूसरे घर से है। तो एक गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक बात हमारे परिवार में है। अब पासवान जी और रामचंद्र जी हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो दायित्व तो मेरे ऊपर आया, पार्टी का भी और परिवार का भी, क्योंकि शुरू से भी मैं ही पार्टी भी देखता था और परिवार भी देखता था। हाजीपुर के सब लोगों को मालूम है कि पासवान जी जाते थे, नामांकन करते थे, भाषण देते थे, चले आते थे। तो जाते जाते पासवान जी ने जिम्मेवारी मुझको दिया 2019 में, जब वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया था लोकसभा का। उन्होंने मुझको बुलाया, पारस इधर आओ। हम लोग तीनों भाई घरेलू भाषा में बात करते थे, तो बोले कि तू लड़ही हाजीपुर से। हम कहे कि भैया हम तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम दिल्ली जाके क्या करेंगे, और दिल्ली की राजनीति में कभी किया भी नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, भैया हमको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए, वो कहें कि नहीं, आज तक तुम मेरा बात नहीं न काटे हो। हम कहे कि नहीं, आज ही मेरा बात तुम नहीं काटो, हमारी बात को मानो। हमको लगता है कि उनको कुछ भविष्यवाणी पता था कि चिराग उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ा और हाजीपुर के तमाम कार्यकर्ता यहाँ हैं। नामांकन के दिन जब भाषण देने की बात हुई, मैं पहले भाषण भी नहीं देता था, जब भाषण देने की बात हुई तो मैंने कहा कि आज मैं चुनाव लड़ रहा। उस मीटिंग में सभी लोग थे, सुशील मोदी से लेकर नंदकिशोर यादव, सब लोग थे। मैंने कहा कि मेरा प्रमोशन नहीं, मेरा डिमोशन हो रहा है, लेकिन बड़े भैया की तरफ इशारा किया कि बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उस पर अखबार वाला, मीडिया वाला उछाला कि पारस जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं। क्या रिजल्ट आया आप लोगों के आशीर्वाद से, जो होना था वो हुआ, होनी जो होता है वही होके रहता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, भारत सरकार के मंत्री भी बन गए, बड़े भैया का सपना भी पूरा हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रेस मीडिया को भी कि हिंदू लॉ जो है, हिंदू कानून जो है, अवसद महिलाओं को हो गया। पहले हिंदू कानून जो था, बेटा का पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था, आज भी है। लेकिन मैं उनका भाई हूं, मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जब भी मौका मिला है, अलौली में विधायक थे पासवान जी, हाजीपुर में आए, अलौली का भार उन्होंने मुझको दिया कि तुम चुनाव लड़ो अलौली से। मैं उसमें राजनीति का को भी नहीं जानता था। 77 में मैं पहली बार विधायक बना। 2019 में जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए तो फिर उन्होंने मुझको कहा कि हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, हाजीपुर के चलते मेरा पूरे विश्व में मेरा नाम हुआ है, तुम पारस हाजीपुर की जनता की सेवा, तुम जब तक जिंदा रहना तुम सेवा करना। मैं उनके वचन को ठुकराया नहीं। तो अलौली से चुनाव लड़ते थे पहले, अलौली से विधायक मैं बना। हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे, हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ा और जीता। और एक बात तो मैं आप लोगों को आज कहता हूँ, 5 जुलाई बड़े साहब का जन्मदिन है, 5 जुलाई पटना में अपने डेरे पर हम लोग जन्मदिन मना रहे थे। महताब आलम होंगे कहीं। जैसे हम लोग अगरबत्ती जला के और बड़े साहब को मालार्पण कर रहे थे, उसी समय यहाँ से टेलीफोन गया अमित शाह जी का, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। तो
तो हमारा मोबाइल तो ऑफ था, तो महताब आलम जी के मोबाइल पर गया कि पारस जी कहाँ हैं, बात कराइए। पूरा प्रेस मीडिया के साथी भरे हुए थे। मैं दौड़ के गया, बात किया, कहाँ हैं आप? मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात है, बड़े भैया का जन्मदिन है, अच्छा सर हमारे तरफ से भी शुभकामना व्यक्त करिए, सो आप आज रात में दिल्ली आ जाइए। तो मैं तो समझ गया कि दिल्ली क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहने का अर्थ ये है कि बड़े भैया का मालार्पण हम कर रहे हैं और वहाँ से आशीर्वाद हमको आया कि तुम भारत सरकार के मंत्री बनो। ये 5 जुलाई की घटना है। 5 जुलाई की रात में यहाँ प्रेस मीडिया हमको घेर के पूछना शुरू कर दिया लोग, हमको कि नहीं बड़े साहब का जन्मदिन है, वो संदेश भेजे। और 7 जुलाई को यहाँ मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि एमएलए में, एमपी में, भारत सरकार के मंत्री में मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। एक बात मैं और कहता हूँ जो आप लोगों को पता नहीं है, अभी जो लोकसभा में सीट का जो आवंटन हुआ है, ईश्वर की देन कहिए कि जिस कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे एज ए मिनिस्टर, वही कुर्सी मेरे नाम से अलॉट हुआ। यह भी 6 महीना पहले। ये बड़े भैया का हम पर आशीर्वाद जब जीवित थे तब था, आज नहीं है, अब भी है। और मैं समझता हूँ कि पासवान जी अभी भी जीवित हैं। उनका संदेश आज भी पूरे देश में घर घर में है। आप खास करके साउथ में चले जाइए, मणिमारन जी हैं, साउथ में चले जाइए तो प्रत्येक घर में पासवान जी का फोटो मिलेगा, प्रत्येक घर में। दलित सेना नॉर्थ इंडिया से बेसी मौजूद साउथ में है और लोग उनको भगवान स्वरूप मानते हैं, पासवान जी को। और पूरा देश, चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेसी हुकूमत ने 40 वर्ष तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब को अपमानित किया। ये सुनिए आप लोग, इसलिए अपमानित किया कि बाबा साहब छोटी जाति में पैदा लिए थे, दलित समाज के थे। उतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी, संविधान निर्माता होने के बावजूद भी बाबा साहब का प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगा था। जब बड़े भैया 89 में जब बीपी सिंह जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने भारत सरकार में, तो उन्होंने पहला प्रस्ताव दिया कि सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्लियामेंट्री हाउस में सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगना चाहिए। तुरंत उन्होंने कैबिनेट से स्वीकृति दी। 3 स्वीकृति मिला कैबिनेट से, बाबा साहब का मूर्ति सेंट्रल हॉल में लगाया जाए, बाबा साहब को भारत रत्न की से उपाधि से सम्मानित किया जाए और इस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए। ये पासवान जी का देन था और उन्होंने ही पूरे देश में बाबा साहब का नाम अमर करवाया। आज प्रत्येक घर में, प्रत्येक पार्टी में, प्रत्येक परिवार में आप देखिए होइएगा, खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ हवा बना हुआ है कि हम बाबा साहब के मूर्ति का पूजा करें तो हम करें वोट की राजनीति। लेकिन उस समय वोट की राजनीति में सब भूल गया था। लेकिन हम एनडीए सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाबा साहब मऊ में जन्म लिए थे, वहाँ स्मारक बनाया गया है, बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है। लंदन में जहाँ पढ़ते थे बाबा साहब, जहाँ पुस्तकालय था बाबा साहब के नाम से, लाइब्रेरी था, वहाँ बहुत बड़ा स्मारक, वहाँ की ज़मीन खरीद के एनडीए गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ स्मारक बनवाया। और तीसरा, हमारे कोठी के बगल में देखे हुए अम्बेडकर समाहरणालय है, हमको लगता है कि लगभग 5 एकड़ जमीन में है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। देखिए, ये एनडीए सरकार
खासकर प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग जानते हैं कि वो गरीब परिवार में पैदा लिए हैं और गरीबों के प्रति उनको हमदर्दी है, चाहे वो किसी जात और धर्म का लोग हो। अभी आप देखे होइएगा कि जो लोग गरीब है, पैसे के अभाव में मरता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया। और उसमें सबसे अधिक इलाज मैं करवाया हूँ हाजीपुर से। मैं लिस्ट दूंगा चुनाव के समय में। दूसरा देखे होइएगा, किसान को उन्होंने मुआवजा दिया। शिक्षा की कमी थी पूरे देश में, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, बहुत कम था, उसमें बिहार भी है। अब देखिएगा बिहार में भी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जब पासवान जी उस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने ही कैबिनेट में इस बात की स्वीकृति दिलवाई कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड होना चाहिए। और आज से कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट से पास हुआ है, 81 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम मुफ्त राशन देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, फिर बाद में संशोधन होगा, किया जाएगा। हमारी माँ बहनें थी जो घर में खाना बनाती थी, धुआं के चलते उनका आँख खराब हो जाता था, गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई। जो गरीब लोग हैं, इंदिरा आवास की व्यवस्था की गई। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी तबके के लोगों को, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, ये पासवान जी का नारा था, हम लोग का पार्टी के संविधान में लिखा हुआ था कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उसको 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। ये लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में जब 2000 ईस्वी में पार्टी बनी थी, वो संविधान में लिखा हुआ है। लड़ाई लड़ते लड़ते आज समय आया